दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक फ़नी स्टोरी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रॉयल जेस्टर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? जेस्टर का मतलब होता है विदूषक या फिर मस्खरा, ऐसा व्यक्ति जो शाही दरबार में लोगों का मनोरंजन करता है उसे जेस्टर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द रॉयल जेस्टर मतलब कि शाही विदूषक या कह सकते हैं शाही मस्खरा। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। आज दिन में मैंने आपको एक छोटा सा क्विज़ दिया था और मैंने उसमें बताया था कि जो लोग इसमें आंसर देंगे और जिन लोगों का आंसर सही होगा तो उनके नाम को अनाउंस किया जाएगा। तो दोस्तों इस कहानी के एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको उनके नाम जानने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ में जिन लोगों ने मतलब सही आंसर दिए उनके नाम भी अनाउंस किए जाएंगे, तो आप उन्हें भी ज़रूर सुने। तो चलिए आज की कहानी को हम शुरू करते हैं। Once a discussion was going on in the court of the king। क्या मतलब हुआ? Of the king कृष्णदेव राय on the subject। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ इस तरह के वाक्य आते हैं, जहाँ वाक्यों की टेल पर रहा था रही थी जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य कहलाते हैं। जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन। डिस्कशन मतलब चर्चा, एक चर्चा चल रही थी। इन द कोर्ट ऑफ द किंग कृष्णदेव राय मतलब कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक चर्चा चल रही थी। ऑन द सब्जेक्ट इस विषय पर, और वो विषय क्या था? वॉट इज वर्ल्ड मतलब कि संसार क्या है। वॉट इज लाइफ जीवन क्या है। चलिए आगे देखिए। द स्कॉलर्स वर गिविंग देयर ऑन ओपिनियंस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और ओपिनियन का मतलब राय। द स्कॉलर्स वर गिविंग देयर ऑन ओपिनियंस मतलब कि जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, वो अपनी अपनी राय दे रहे थे। तेनालीराम also arrived and sat down in the back row quietly। तेनालीराम also arrived। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अराइव मतलब आना, सेकंड फॉर्म में अराइव, और also का मतलब भी। तेनालीराम also arrived, जो तेनालीराम थे वो भी आ गए। एंड sat down, sit मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म sat down, और वो नीचे बैठ गए। इन द बैक रो मतलब कि पिछली पंक्ति में या कह सकते हैं पिछली लाइन में वो बैठ गए क्वाइटली, खामोशी से। चलिए आगे देखिए। द डिबेट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम। दोस्तों डिबेट का मतलब होता है बहस या कोई तर्क वितर्क की जो बहस होती है, जहाँ पर तर्क वितर्क दिए जाते हैं किसी भी तरह के सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर, उसे डिबेट कहा जाता है। द डिबेट वेंट ऑन, और वेंट ऑन का मतलब चली, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द डिबेट वेंट ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम मतलब कि जो डिबेट था, ये जो बहस थी वो कुछ समय तक मतलब काफ़ी समय तक चली। अ बिग स्कॉलर स्पोक, एक जो बड़े जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वो बोले। स्पीक मतलब बोलना, सेकंड फ्रॉम स्पोक। अ बिग स्कॉलर स्पोक मतलब एक बड़े विद्वान थे, वो बोले। किंग राजा, आई विल टेल यू द ट्रूथ, राजा मैं आपको सच बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ आप देखेंगे विल का प्रयोग किया गया, तो ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इस तरह के वाक्य जहाँ वाक्यों की टेल पर गागेगी आता है, इस तरह के वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर विल का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में करते हैं, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। टेल मतलब कहना, बताना। तो उन्होंने क्या कहा? राजा, आई विल टेल यू द ट्रूथ, मैं आपको सच बताऊंगा। द वर्ल्ड इज नॉट रियल, कि जो वर्ल्ड है, जो संसार, इज नॉट रियल, वो वास्तविक नहीं है, वो सच नहीं है।
ऑल आर सेंसेस डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग, दे मेयरली इमेजिन इट। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम कोई नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यहाँ पर वर्ब के रूप में एक्सपीरियंस को यूज़ किया गया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस का मतलब ये एक शब्द, ये जो शब्द है ये एक नाउन भी है, साथ में वर्ब भी है। इसका अगर आप नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब है अनुभव, और यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा अनुभव करना। तो इस लाइन का क्या अर्थ निकला? उन्होंने क्या कहा? ऑल आर सेंसेस, सेंसेस मतलब इंद्रियां, जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, डोंट एक्सपीरियंस एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं करती हैं। दे मेयरली इमेजिन इट, मतलब दे मतलब कि वे केवल इसकी कल्पना करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारी सारी इंद्रियां हैं वो किसी भी चीज़ का अनुभव नहीं करते, वो सिर्फ इसकी कल्पना करते हैं। द लाइफ एंड द थिंग्स आर जस्ट इमेजिनेशन, और जो जीवन है और जो चीज़ें हैं आर जस्ट इमेजिनेशन, वो सिर्फ कल्पना है। चलिए आगे देखिए। तेनालीराम शूट आउट ए क्वेश्चन, और जो तेनालीराम थे उन्होंने एक सवाल दाग दिया, मतलब उन्होंने एक सवाल किया। ओ स्कॉलर मतलब कि विद्वान, इज एवरीथिंग जस्ट इमेजिनेशन। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, और जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और उसके अलावा इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को मेंशन किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाया जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ओ स्कॉलर विद्वान, इज एवरीथिंग जस्ट इमेजिनेशन, क्या हर चीज सिर्फ कल्पना है। इज देयर एंड नथिंग फॉर रियल, क्या वास्तविक कुछ भी नहीं है। चलिए आगे देखिए। द स्कॉलर प्राउडली अनाउंस्ड, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। अनाउंस का मतलब ऐलान करना, घोषणा करना, और दोस्तों प्राउडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है गर्व से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है, वह किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा की गई जो क्रिया है उसके बारे में बताता है, उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब एल पे ख़त्म होते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? द स्कॉलर प्राउडली अनाउंस्ड, मतलब कि विद्वान ने गर्व से घोषणा की। दैट्स ट्रू मतलब दैट इज़ ट्रू, ये सच है। आर स्क्रिप्चर्स से सो, और स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। आर स्क्रिप्चर्स मतलब कि हमारे धर्म ग्रंथ, से सो ऐसा कहते हैं। धर्मा सेज, जो धर्मा है वो कहता है, सो ऐसा कहता है। एंड बाय माई एक्सपीरियंस, और मेरे बाय माई एक्सपीरियंस और मेरे अनुभव से। एंड लर्निंग, और मेरी लर्निंग से, मतलब कि जो मैंने ज्ञान हासिल किया उससे। आई विल से, मैं कहूँगा। द सेम, मैं वही कहूँगा। तो उन्होंने आगे क्या कहा कि बाय माई एक्सपीरियंस मतलब अपने अनुभव से, एंड लर्निंग और अपनी सीखी हुई चीज़ों से, अपने ज्ञान से। आई विल से द सेम, में भी मैं यही बात कहूँगा। एवरीथिंग इज इमेजिनेशन, मतलब कि हर चीज़ एक कल्पना है। चलिए आगे देखिए। हिज डिक्लेरेशन स्टन्ड एवरीवन, और जो यहाँ डिक्लेरेशन को एज ए नाउन के रूप में प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है घोषणा, और स्टन का मतलब होता है किसी को आश्चर्यचकित कर देना, हैरान कर देना। तो क्या अर्थ हुआ? हिज डिक्लेरेशन स्टन्ड एवरीवन, मतलब उनकी घोषणा ने सबको हैरान कर दिया, सबको चकित कर दिया। नो वन न्यू हाउ टू चैलेंज हिज थ्योरी, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ इस लाइन का, और ये नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। नो वन न्यू हाउ टू चैलेंज हिज थ्योरी, चैलेंज मतलब चुनौती देना, मतलब कोई नहीं जानता था हाउ टू चैलेंज हिज थ्योरी की, उनकी थ्योरी को मतलब उनके सिद्धांत को कैसे चुनौती दी जाए। चलिए आगे देखिए। बट तेनालीराम कुड नॉट बी साइलेंस्ड, और दोस्तों ये जो वाक्य है यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया। ये जो वाक्य है यहाँ पर कुड का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया गया है। तो जब आप कुड का प्रयोग करना चाहते हैं पैसिव में तो वहाँ पर बी का, कुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। साइलेंस का मतलब खामोश करना होता है, थर्ड फॉर्म में साइलेंस। तो क्या अर्थ हुआ? बट तेनालीराम कुड नॉट बी साइलेंस्ड, लेकिन तेनालीराम को खामोश या कह सकते हैं चुप नहीं किया जा सका। ही सैड
इन ए लाउड वॉइस, उन्होंने एक लाउड वॉइस में मतलब ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में कहा, सो वी मस्ट टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हिस थ्योरी। दोस्तों मस्ट का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी आवश्यक सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ मस्ट का यूज़ किया जाता है, साथ में फर्स्ट टर्म लगाई जाती है। टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की परीक्षा करना, जांच करना। तो उन्होंने क्या कहा, तो वी मस्ट टेस्ट द ट्रूथ ऑफ हिस थ्योरी, इसलिए हमें अवश्य ही इनके सिद्धांत का मतलब थ्योरी में सिद्धांत, इनके सिद्धांत का जो सच है उसकी हमें परीक्षा करनी चाहिए, उसकी जांच करनी चाहिए। आई सजेस्ट, मैं सुझाव देता हूँ, द किंग, राजा को, सॉरी आई शुड, मैं सुझाव देता हूँ, द किंग शुड ट्रीट अस ऑल टू अ रॉयल डिनर। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सुझाव देता हूँ कि जो राजा हैं उन्हें हम सबको एक रॉयल डिनर मतलब एक शाही जो डिनर है, रात्रि भोज है, उससे मतलब वो हमें देना चाहिए, हमें ट्रीट करना चाहिए। ऑल अदर्स विल इंजॉय, जो बाकी लोग हैं, अन्य लोग हैं, विल इंजॉय, वो आनंद लेंगे। द फीस्ट, फीस्ट मतलब दावत, मतलब जो बाकी लोग हैं वो दावत का आनंद लेंगे। बट द ऑनरेबल स्कॉलर, और दोस्तों ऑनरेबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सम्मानीय, लेकिन ये जो ऑनरेबल स्कॉलर हैं जो सम्मानीय विद्वान हैं, शुड नॉट ईट एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं मतलब राजा मतलब मेरा सुझाव ये है कि जो राजा साहब हैं वो हम सबको एक शाही एक डिनर दें, जो बाकी लोग हैं वो सब दावत का आनंद लेंगे, लेकिन जो हमारे सम्मानीय विद्वान हैं उन्हें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ही शुड जस्ट सिट, उन्हें सिर्फ बैठना चाहिए। एंड इमेजिन, और उन्हें कल्पना करनी चाहिए, दैट कि ही इज़ इंजॉइंग द फीस्ट, कि वो दावत का आनंद ले रहे हैं। चलिए आगे देखिए। द एंटायर कोर्ट बर्स्ट आउट लाफिंग, जो पूरा दरबार था वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। द किंग हिमसेल्फ हैड ए हार्टी लाफ, और जो राजा थे वो स्वयं मतलब बहुत खिलखिलाकर हंसे। द बिग टॉकिंग स्कॉलर, और ये जो बड़ी बड़ी बात करने वाले जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वॉज लुकिंग लाइक ए पंक्चर्ड बलून, वो दिख रहे थे, वॉज लुकिंग लाइक ए पंक्चर्ड बलून, वो एक छेद किए हुए गुब्बारे की तरह वो दिख रहे थे। चलिए आगे देखिए। द किंग डिक्लेयर्ड दैट द मैन नेम्ड तेनालीराम इज बीइंग अपॉइंटेड द रॉयल जेस्टर ऑफ हिज कोर्ट। क्या मतलब हुआ? द किंग डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, सेंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड, जो राजा थे उन्होंने घोषणा की कि द मैन नेम्ड तेनालीराम मतलब कि तेनालीराम नामक ये जो आदमी है इज बीइंग अपॉइंटेड। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा थे उन्होंने घोषणा की दैट द मैन नेम्ड तेनालीराम मतलब तेनालीराम नामक जो आदमी है इज बीइंग अपॉइंटेड, उनको नियुक्त किया जा रहा है, द रॉयल जेस्टर मतलब उन्हें शाही विदूषक नियुक्त किया जा रहा है, ऑफिस कोर्ट उनके दरबार का। आ प्लेट, और जो एक प्लेट थी लेडन विद गोल्ड कॉइन्स, और जो एक प्लेट थी जो कि लदी हुई थी विद गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों से, वॉज ऑफर्ड टू तेनालीराम, वो तेनालीराम को दी गई, उनको मतलब उनको पेश किया कह सकते हैं। तेनालीराम को एक सोने से भरी जो प्लेट थी वो उनको दी गई। द कोर्ट इकोड विद थंडर्स अपलोज, और जो कोर्ट था, इको मतलब गूंज जाना, सेकंड फ्रॉम इकोड, और ये जो दरबार था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। द वंडर वॉज दैट, और आश्चर्य की बात ये थी, द रॉयल प्रीस्ट ये जो शाही प्रीस्ट थे, पुजारी थे, वॉज ऑल्सो मैरिली क्लैपिंग, वो भी मैरिली मतलब खुशी से क्लैपिंग ताली बजा रहे थे, क्लैपिंग हिज हैंड्स, वो भी अपने हाथों से ताली बजा रहे थे। ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू हाइड मतलब छुपाना, हिज ट्रू फीलिंग्स, और वो कोशिश कर रहे थे, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, टू हाइड हिज ट्रू फीलिंग्स मतलब वो अपनी सच्ची जो उनकी फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, उनको छुपाने की वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो कहानी के बारे में या कुछ भी आप कहना चाहें तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अब मैं आपको उन लोगों के यहाँ पे नाम बताता हूँ जिन लोगों ने आज के जो क्विज़ था उसमें सही जवाब बताया, अब मैं आपको उनके नाम भी बताता हूँ।
दोस्तों, जो मैंने कम्युनिटी टैब में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन था कि अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या अंतर होता है। तो इसका जवाब 3 लोगों ने दिया है, तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। एक हैं आशीष सिंह जी हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया है। दूसरी हैं पूर्णिमा तिवारी जी हैं, और उसके बाद हैं मनोहर कुशवाहा जी। तो दोस्तों, इन 3 लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं। और यदि आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यदि आपके नाम मैंने लिए हैं, सही से लिए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।